नमस्कार दोस्तों, मैं शिवधर पांडे ई शिक्षा विद सौरभ प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा इतिहास विषय। और इतिहास विषय में आज हम चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य के अगले टॉपिक या अगले वंश नंद वंश और नाग वंश के बारे में। तो जैसा कि कल हम लोगों ने आपको बताया था हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश में 3 शासकों के बारे में आपसे चर्चा हुआ था, 4 शासक, जिनमें 3 शासकों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसमें पहले शासक थे जो कि संस्थापक थे, जिनका नाम था बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक। उनकी मित्रता और शादी संबंधी कुछ बातें, जैसे कौशल की रानी महाकौशला से वैवाहिक संबंध था, मद्र देश की रानी क्षेमा से था, और उसके बाद उनके मित्रता का संबंध बुद्ध से था, और जिसके प्रभाववश उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। और उसके बाद उनका अवंती महाजनपद के राजा चंद्रप्रद्योत से मित्रता थी, जिसकी मदद के लिए उन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को उनके पास भेजा था। इनकी हत्या इनके पुत्र ने कर दी थी। पुत्र का नाम अजातशत्रु, जिसके समय में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और परिणाम स्वरूप पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। उस समय राजधानी राजगृह हुआ करती थी। और इनके समय में अवंती महाजनपद के साथ युद्ध हुआ था। अवंती महाजनपद के साथ युद्ध नहीं हुआ था, वज्जी संघ के साथ युद्ध हुआ था। वज्जी संघ के खिलाफ इन्होंने इनके जो मुख्य मंत्री या मुख्य जो शख्सियत थे जिन्होंने युद्ध में बहुत अहम रोल अदा किया था, उनका नाम था मंत्री वत्सकार, और 2 हथियारों जिसका नाम था रथ मूसल और महाकंटक शिला का उपयोग किया था। तीसरे आ गए इनके पुत्र उदयन। उनके बारे में कोई विशेष बातें नहीं थी। हाँ, एक विशेष बात जो कि परीक्षा से बहुत हद तक संबंधित है, वो है कि इन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्र कर दिया था राजधानी को, और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। तो अब आपको हम पढ़ाते हैं अगला वंश। अगला वंश है नागवंश। क्विक रिवीजन हो गया आप लोगों का। अब हम आपको बढ़ाएंगे नई बात में नागवंश। अंतिम शासक जो थे हर्यक वंश के, उनका नाम था नाग दशक या दशक। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नाग उनके नाम के आगे लगा है, लेकिन वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। जो पहले संस्थापक थे किसी भी वंश की जानकारी की शुरुआत इस बात से की जाती है कि उनके संस्थापक कौन थे। तो नाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। शिशुनाग, अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। शिशु मतलब किसी चीज़ की शुरुआत, बच्चा। तो नागवंश की शुरुआत जो किसी हुई थी, शिशु से हुई थी, और नागवंश था इसलिए नाग, शिशु नाग से शुरुआत हुई थी। शिशुनाग के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। शिशुनाग ने वज्जी संघ पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया था, और पाटलिपुत्र से पहले क्या था, राजगृह था। राजगृह किसने किया था, राजगृह से पाटलिपुत्र उदयन ने किया था। इन्होंने क्या किया था, पहली बात राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली, ठीक है। ये जनता द्वारा चुने गए राजा थे, ठीक है। और इनके समय में अवंती महाजनपद, जिससे कि एक समय में हर्यक वंश के समय में अवंती महाजनपद के राजा चंद्रप्रद्योत से मित्रता हुआ करती थी मगध साम्राज्य की। अब वो अवंती महाजनपद को इनके समय में, शिशुनाग के समय में, मगध में मिला लिया गया, ठीक है। तो शिशुनाग के बारे में 2-3 बातें थी, जिसमें पहली बात जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। पहली बात, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी गई, क्यों, वज्जी संघ पर नियंत्रण हेतु। दूसरी बात, इनके समय में अवंती महाजनपद को मिला लिया गया था मगध में, ठीक है। और ये संस्थापक थे नागवंश के। जो अगले शासक थे इनके बारे में बताया जाता था, शिशुनाग के बारे में, ये जनता द्वारा चुने गए थे। हालांकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना उपयोगी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन जो मुख्य बातें थी वो हम आपको बताएं।
अगले शासक शिशुनाग के बाद जो अगले शासक थे उनका नाम था कालाशोक। कालाशोक के बारे में कुछ बातें जो आपके जानने योग्य हैं। पुराणों में इन्हें काकवर्ण के नाम से जानते थे। ठीक है, पुराणों में इन्हें काकवर्ण के नाम से जाने थे। इनके समय में दूसरी बौद्ध संहिता हुई थी। पहली बौद्ध संहिता कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संहिता हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और उस समय की राजधानी क्या थी? उस समय की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, वैशाली में इनके समय में हुआ था दूसरी बौद्ध संहिता, और इन्हीं के समय में राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र कर दी गई। समझ? इनके समय में दूसरी बौद्ध संहिता हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और राजधानी क्या थी? वैशाली। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के समय में राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो और इनके बाद जो अंतिम शासक है उनका नाम है नंदीवर्धन। ये एक देखने वाली बात है कि एक वंश का जो अंतिम शासक है, जैसे जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था नागदशक, और अगला जो वंश था उसका नाम था नागवंश। अब इनका अंतिम जो शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन, और अगला जो वंश है नंदवंश है। ये ट्रिक के लिए बता रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है विकास जी? तो जैसे हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक, अंतिम जो वंश था वो था नागवंश। इनके अंतिम ये जो नागवंश है इनके अंतिम शासक का नाम क्या था? इनके अंतिम शासक का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, अंतिम शासक का नाम। और जो अगला वंश था वो था नंदवंश। ठीक है, इसके बाद हम आपको नंदवंश के बारे में बताते हैं। नंद, अब जैसा कि आपको पहले बताएं कि नंद किसी भी वंश की जानकारी की शुरुआत में आपको ये देखना पड़ेगा कि उस वंश के संस्थापक कौन थे। तो अगला वंश कौन है? नंदवंश। नंद वंश। ठीक है दोस्तों, नंद वंश के बारे में जानकारी के लिए शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी, संस्थापक कौन था? नंद वंश के संस्थापक का नाम था महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद इनके संस्थापक थे। इनको सर्वक्षत्रांतक कहा जाता था, मतलब सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। सुन रहे हैं? सर्वक्षत्रांतक कहा जाता था इनको। लिखते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। शाब्दिक जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर्वक्षत्रांतक। ठीक है, दूसरा, इनको परशुराम का दूसरा अवतार बोलते थे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कहानियों में, परशुराम को क्षत्रिय वंश के अंत के लिए जाना जाता था, और ये भी वही काम करते थे, सर्वक्षत्रांतक थे। इसी कारण इनको परशुराम का दूसरा अवतार बताया जाता था। इनकी जो उपाधि थी, कुछ राजाओं की उपाधि हैं जो कि जरूरी हैं, जो कि परीक्षा के में पूछे जाने योग्य है। इनकी उपाधि थी एक छत्र, एक रार। ठीक है, इसका अर्थ जहाँ तक है वो आपको बता सकते हैं। इसका अर्थ था कि ये सभी जितने राज्य हैं सबको एक ही राजा के अंतर्गत लाने की इच्छा जाहिर करते थे। ये इनकी इच्छा थी, इसी के तहत इनको उपाधि भी दी गई। इनके समय में कलिंग पर आक्रमण किया गया। कलिंग एक राज्य था, महाजनपदों में एक महाजनपद था, कलिंग था। आगे कलिंग से संबंधित काफ़ी कहानियाँ हैं। तो कलिंग पे
इन्होंने आक्रमण किया और जिन, जो कि जैन धर्म से जुड़े हुए एक भगवान है जैन धर्म के, और उनकी प्रतिमा को ये उठा के मगध लेके आ गए थे। जिन की प्रतिमा को, जिन, ठीक है, जिन की प्रतिमा को मगध लाए, ठीक है। कौन लाया था? महापद्मनंद, ठीक है। महापद्मनंद के बारे में जो परीक्षा उपयोगी बातें वो आपको बता देते हैं। महापद्मनंद जैन धर्म के, लिख लीजिए आप लोग पहले इसको, जितना लिखा है हो गया। तो नंदवंश के बारे में, इसके जो संस्थापक थे वो थे महापद्मनंद। इनको सर्व छत्रांतक कहा जाता था, क्षत्रियों का अंत करने वाला, परशुराम का दूसरा अवतार कहते थे। इनकी उपाधि थी एक छत्र एक रात। जिनकी प्रतिमा को कलिंग पर आक्रमण किए और जिनकी प्रतिमा को मगध लेके आए, ठीक है। जो अगले शासक जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो अगले शासक हैं घनानंद। धनानंद, घनानंद तमाम नामों से इनको जाना जाता है इतिहास में। जो भी है काम इनके वही रहेंगे, किसी भी नाम से जाना जाता। बहुत ही अलोकप्रिय राजा थे। लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। अलोकप्रिय राजा का अर्थात है किसी भी कर्म से राजा के योग्य नहीं थे। अलोकप्रिय राजा। भोग विलास में लिप्त रहते थे। राजपाट से इनका कोई विशेष जुड़ाव नहीं था। भोग विलास में लिप्त रहते थे। अपने काम, मतलब वो काम नहीं करते थे जिस काम के लिए इनको गद्दी पे बैठाया गया था। इनके बारे में बताना इतना आवश्यक नहीं था। पहली बात, ये अंतिम शासक थे नंद वंश के, ठीक है दोस्तों। अंतिम शासक, किसी भी वंश के पहले शासक, अंतिम शासक और एक शासक जिसके समय में राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ है, इन तीन शासकों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और अंतिम शासक थे, इसके समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ, ठीक है। सिकंदर का, इसके समय में मगध पर सिकंदर पर आक्रमण की बातें नहीं कही गई। ये कहा गया कि सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो मगध का राजा यही था, क्योंकि ये एक जरूरी प्रश्न है। जब भी कोई बड़ा आक्रमण होता है देश में तो ये पूछा जाता है कि उस समय एक पर्टिकुलर जनपद का जिससे कि एक जुड़ाव रहा हो उस वंश का, उसके बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पे किस वंश का शासन था, ठीक है। जैसे कि आगे भी पूछा जाएगा अभी। हाँ, तो ये घनानंद के बारे में सारी बातें हो गई। और इन्हीं पर आक्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य या विष्णुगुप्त के शिष्य, और फिर मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी, ठीक है। तो सारी बातें आपको फिर से बता देते हैं एक बार में, एक सरसरी निगाह से देख लीजिए तीनों वंश के बारे में, ठीक है। तीन वंश होते थे। एक बार क्विक रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। तीन वंश थे, हर्यक वंश, नागवंश, नंद वंश, ठीक है। हर्यक वंश के राजा जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार बुद्ध के मित्र हुआ करते थे और इनके समय में मित्रता का काफ़ी अच्छा संबंध था। अवंती महाजनपद के राजा चंड प्रद्योत और अपने राजवैद्य जीवक को इन्होंने उनकी मदद के लिए भेजा था, ठीक है। इनकी इस वंश को जो है पितृहंता वंश कहते थे। ये तो आप लोगों को याद ही होगा, कल बताया गया था इस बारे में, फिर भी रिवीजन के दौरान इसको फिर से बताना जरूरी है। पितृहंता वंश। इनके बाद जो थे अजात शत्रु नाम था इनका। अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और बैठ गए। और उसके बाद इनके समय में कौशल देश से रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि कौशल की रानी के विवाह बिंबिसार से हुआ था, दहेज में काशी मिला था, उसकी वजह से काफ़ी युद्ध हुआ। इनके समय में एक युद्ध हुआ था वज्जी संघ से, और वज्जी संघ में के युद्ध में मगध विजय ही हुआ था। उसमें बहुत अहम रोल जो अदा किए थे वो थे इनके मंत्री वत्सकार
उनका नाम हुआ करता था। और रथ मूसल महाकंटक शिला 2 हथियार उपयोग में लाए गए थे। बुद्ध की मृत्यु हुई इनके समय में, अजातशत्रु के समय में। और प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगृह में हुई थी। राजगृह उस समय की राजधानी हुआ करती थी। इनके बाद जो तीसरे शासक हैं जिनके बारे में चर्चा हुई थी वो थे उदयन। उदयन ये दोनों शासक बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बुद्ध इनके मित्र थे, बुद्ध इनके समकालीन थे, दोनों लोग बुद्ध धर्म से जुड़ाव रखते थे। तीसरे जो शासक थे वो थे उदयन। उदयन जैन धर्म के फॉलोअर हुआ करते थे। उदयन के समय में जो राजधानी थी वो राजगृह से पाटलिपुत्र। राजधानी का क्रम आपको अभी एक बार में हम बताएंगे, इसको रिवाइज करने के अंत में आपको बताएंगे कौन कब राजधानी कैसे बदला है। तो उदयन के समय में राजधानी परिवर्तित होकर पाटलिपुत्र कर दी गई। नागवंश के राजाओं के बारे में आपको बता देते हैं। नागवंश के जो संस्थापक थे वो थे शिशुनाग, इनके जो अंतिम शासक थे वो थे नागदशक। ठीक है दोस्तों, इनके अगले शासक थे काला शोक। इनके समय में अवंती महाजनपद से संबंध खराब हो चुके थे, या यूँ कहें मगध में उनको मिला लिया गया था। और इन्होंने वज्जी संघ पर नियंत्रण हेतु राजधानी को वैशाली कर दिया था पाटलिपुत्र से। इनके जो अंतिम शासक थे उनका नाम था नंदी वर्धन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, सही है। अगले जो शासक हैं नंदवंश के पहले शासक महापद्मानंद। महापद्मानंद जैसे भी आप इनको पुकारना चाहें। और महापद्मानंद थे। महापद्मानंद को सर्वछत्रांतक कहा जाता था। क्षत्रियों का अंत करते थे, मतलब बोला जाता था इतिहास में। एक छत्र एक रार की उपाधि दी जाती थी इनको। और परशुराम का दूसरा अवतार बताया जाता था उनको। और उसके बाद जो अगले इनके शासक थे घनानंद अंतिम शासक थे नंदवंश के। इन्हीं के समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया। काफ़ी अलोकप्रिय राजा रहे, घन भोग विलास में लिप्त रहते थे। और इन्हीं के समय में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। जानकारी के लिए बता दें, सिकंदर एक यूनानी था। सिकंदर पहला आक्रमण नहीं था हमारे देश पे। पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों का था, जिसके बारे में अभी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। हाँ, तो ये हो गई तीनों वंश के बारे में। नाग दशक, देखिए नाग जुड़ा हुआ है। अगला इसका जो अंतिम है वो इस नाग से जुड़ा हुआ है। एक ट्रिक के लिए बता रहे हैं आप लोगों को, बाकी याद तो आप लोग करना है। नाग दशक, यहाँ नाग है, अगला वंश नाग से शुरुआत है। नंदीवर्धन, अगला वंश नंद है। याद करने के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं। ठीक है, हो गया दोस्तों। कुछ समझ में ना आया तो पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। कोई भी समस्या हो, पढ़ने के तरीके से कोई आपको समस्या हो तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि सुधार होगा उससे। फिलहाल तो ये तीनों वंश ख़त्म हो गए आज। इन तीनों वंश के बारे में जो भी जानकारियाँ थी। हाँ, तो आपको राजधानी के बारे में हम बताने वाले थे। देखिए, राजधानी का क्रम आपको बता देते हैं। सबसे पहले राजधानी क्या थी? राजगृह थी। ठीक है, फिर पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, फिर पाटली पुत्र कर दी। तो बताते हैं क्रम आपको कौन बदला था। राजगृह में राजधानी थी, जहाँ पहली बौद्ध संगीति हुई थी। किसके समय काल में? आपको रिमाइंडर के लिए बता रहे हैं। राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय में हुई थी, 483 BC में। चलिए ठीक है, अभी ये भी आपको बताएंगे संगीति के बारे में, अभी इसके बाद आपको बता देंगे। एक बार और रिमाइंडर के लिए, ताकि आपका सारा इस जो भी चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको मिली है, सारी चीज़ों को एक बार रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है। आपको करा देंगे। अभी राजगृह था किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। परिवर्तित किसके समय में हुआ? परिवर्तित ये हुआ उदयन के समय में। ठीक है, उदयन से फिर हुआ वैशाली, ये किसके समय में हुआ? शिशुनाग के समय में हुआ। शिशुनाग के समय में। फिर वैशाली से पाटलिपुत्र किसके समय में हुआ? काला शोक।
देखिए क्रम को समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले राजधानी थी राजगृह थी, सबसे पहले राजधानी। राजगृह के बाद हुआ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद वैशाली किया गया, वैशाली के बाद फिर पाटलिपुत्र किया गया, ठीक है। उदयन ने किया, शिशुनाग ने किया, कालाशोक ने किया। राजगृह जब था तो चलिए ठीक है, अभी उसके बारे में आपको बताएंगे। ये था आपका क्रम। शिशुनाग ने वैशाली क्यों किया? क्योंकि वज्जी संघ पे नियंत्रण के लिए, वज्जी संघ पर नियंत्रण के लिए इनको करीबी क्षेत्र में को राजधानी बनाना था, तो सो इन्होंने वैशाली को बना लिया। इसके बाद इस चैप्टर से जो जरूरी चीज़ थी अगली वो आपको हम बताते हैं। बौद्ध जैन के बारे में आपको बताया जाएगा। संगीतियाँ दो थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? अजात सन लिखते हैं 483 ईसा पूर्व, जब मरे थे बुद्ध। किसके समय में हुई थी? अजात शत्रु। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। अभी राइटिंग थोड़ा सा दोस्तों आदत नहीं है, हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। किसके समय में हुई थी? काला शोक के समय में। नागवंश के शासक थे काला शोक। और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र। ये दो संगीतियों से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों जो आपको बताया। इसके बाद हम आपको बताते हैं विदेशी आक्रमण के बारे में, ठीक है। हो गया होगा। देखिए पहला जो हुआ था 483 में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था उसके एग्जैक्ट 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व। ये याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, याद आपको करना है जैसे आप करना चाहें। हमारा काम है बेहतरीन तरीके से आपके सामने चीज़ों को रखना ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम आपको विदेशी आक्रमणों के बारे में एक नज़र बताते हैं। विदेशी आक्रमण। विकास जी समझ में आ रहा है आपको? कोई क्वेरी? ठीक है। विदेशी आक्रमण के बारे में आपको बताते हैं। जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानियों का हुआ था, और ईरानियों की तरफ से जो राजा थे उनका नाम था डेरियस। पहला किसने किया था? ईरानियों ने किया था। राजा थे दारा वयहू प्रथम, या उनको डेरियस प्रथम के नाम से भी जानते थे। इनको दारा प्रथम के भी नाम से जानते थे, ठीक है। दारा वयहू, डेरियस या दारा प्रथम के नाम से इनको जानते थे। ये ईरान के राजा थे। ईरान की तरफ से इन्होंने ही आक्रमण किया था भारत पे, और इन्होंने सिंध प्रांत को जीत लिया और अपने राज्य का 20वां प्रांत बनाया। क्या? सिंध को जीता। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। 20 क्या किया? सिंध को जीता, सिंध प्रांत को जीत लिया, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, सिंध प्रांत को जीता था और अपने राज्य का उन्होंने इसको 20वां प्रांत बना दिया, ठीक है। सिंध प्रांत को जीता इन्होंने और उसको अपने राज्य का 20वां प्रांत बना दिया था। और उस दरमियान जो पश्चिमोत्तर भारत था वहाँ खरोष्ठी लिपि का प्रचलन हुआ करता था। खरोष्ठी लिपि, ठीक है। खरोष्ठी लिपि से बताएं तो अभिलेखों की शुरुआत यहीं से हुई। अभिलेख मतलब कि पत्थरों पे किसी चीज़ की लिखाई करना, उनको अभिलेख कहा जाता था। लिपि
लिपि क्या होती है? लिपि किसी भी चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है, लिपि। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, लिपि पत्थरों पर लिखते थे राजा, अपनी जो भी बातें जनता तक या दुनिया तक जहाँ भी पहुँचाना चाहते थे, लिपि कहते थे। तो क्या कहे, खरोष्ठी लिपि से अभिलेखों का जन्म हुआ। उस समय ये पश्चिमोत्तर भारत में बहुत प्रचलित हुआ करती थी। ठीक है, इनके आक्रमण के संबंध में दो ईरानी अभिलेखों में, मतलब दो ईरानी अभिलेखों से इसके आक्रमण की जानकारी मिलती है। ईरानी अभिलेख, उसका नाम आपको बताते हैं। पहला पार्सिपोलिस अभिलेख, पार्सिपोलिक अभिलेख। ठीक है, और एक और था नक्शे रुस्तम। दो ईरानी अभिलेखों से इसके आक्रमण की जानकारी मिलती है। उन दो अभिलेखों का नाम है पार्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम अभिलेख। ठीक है, तो क्या आपको बताया ईरानी आक्रमण के बारे में? जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था डेरियस या दाराबाइहू प्रथम। डेरियस प्रथम, दाराबाइहू या दारा प्रथम, किसी भी नाम से आप उनको जान सकते हैं। और इनके समय में इन्होंने सिंध को जीता और 20वां प्रांत बना दिया। और खरोष्ठी लिपि का उस समय पश्चिमोत्तर भारत में प्रचलन हुआ करता था, जिससे अभिलेखों को लिखने की परंपरा भारत में प्रवेश की। अभिलेखों पे लिखने का मतलब है, अभिलेख मतलब पत्थरों पे, ऐसे पत्थर का शेप रहता था, अलग तमाम प्रकार के अभिलेख थे, स्तंभ अभिलेख थे, उस पे अलग अलग तरीके से लिखा जाता था, इन पे लिपियों को लिखा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगला आक्रमण जो आपको बताते हैं। ठीक है, अगला आक्रमण था यूनानी आक्रमण। इस आक्रमण के बारे में आप लोग ज़्यादातर सुने होंगे और बहुत लोगों द्वारा यही बताया जाता है कि ये आक्रमण प्रथम है। असल बात जो कम जानकार होते हैं वही ऐसा बताते हैं। प्रथम जो आक्रमण हुआ था वो ईरानियों का हुआ था, दूसरा आक्रमण यूनानियों का था। और जो राजा थे इनके, उनको सिकंदर नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, अलेक्जेंडर या सिकंदर नाम से जानते थे। ये मैसिडोनिया के शासक थे, मकदूनिया बोला जाता था। लिख देते हैं। ये भारत में, हाँ सॉरी दोस्तों, इसके पहले जो हम आपको उसमें बताना भूल गए, ईरानी जो आक्रमण हुआ था वो लगभग आपका 516 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसको कह सकते हैं छठी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व। ये सदी क्या होती है? ठीक है, जैसे छठी सदी ईसा पूर्व बता रहा है, तो छठी सदी ईसा पूर्व मतलब कब से कब तक को बोला जाता है। तो ये जानकारी के लिए बता देते हैं कि 501 ईसा पूर्व से, ठीक है, 599 तक, इसके बीच में जो भी घटना घटित होगी हम उसको छठी सदी ईसा पूर्व के नाम से जान सकते हैं। तो जो ईरानी आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण हुआ था विदेशी का, वो हुआ था 516 ईसा पूर्व में हुआ था, लगभग 516। एग्जैक्ट जानकारी आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका सन बहुत कम पूछते हैं, बस ये पूछते हैं मोस्टली कि पहला विदेशी आक्रमण किसका हुआ था। ठीक है, दूसरा विदेशी आक्रमण अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं, यूनान के शासक थे, मकदूनिया मैसिडोनिया के। ये भारत में इनके आक्रमण का जो समय था वो लगभग चौथी सदी ईसा पूर्व था, चौथी सदी ईसा पूर्व। चौथी सदी ईसा पूर्व का नाम, जैसा कि आपको अभी पहले ही बताया कि चौथी सदी ईसा पूर्व का नाम है क्या, इसका अर्थ है कि कब से कब के बीच में आक्रमण हुआ था? 301
ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, चौथी सदी ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ था। अगर मेंशन करना चाहें तो आप 326 बीसी या 324 बीसी के आसपास में बता सकते हैं। 326 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, माफ़ कीजिएगा, हिंदी में बताते हैं। 324 ईसा पूर्व। ठीक है, सन नहीं पूछते हैं ज़्यादातर, जिनकी पूर्व में जो भी घटनाएं हुई थी ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन हम जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं ताकि जस्ट इन केस आपको ये जानकारी रहे कि किसके इर्द गिर्द आसपास हुआ था एक। और इनके बारे में जो सिकंदर है, इनकी सबसे जो प्रचलित कहानी है वो कहानी है इनका पोरस से युद्ध, जिनको पूर्व या पोरस से जो भी बोलते हैं, युद्ध हुआ था, उसके बारे में आपको बताते हैं। उस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? हाइडेस्फीज का युद्ध। ठीक है दोस्तों, हाइडेस्फीज का युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। कौन से नदी के किनारे? ये प्रश्न जितने बता रहे हैं इसमें सारे के सारे प्रश्न पूछे गए। कहाँ? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे हुआ था हाइडेस्फीज का युद्ध। किसके और किसके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और पोरस। इसमें पोरस हार गए थे। ठीक है, झेलम नदी के किनारे हुआ था और इसमें पोरस हार गए थे। जाते जाते सिकंदर ने 2 राज्य बसाए थे भारत में। अपने विजय के उपलक्ष्य में सिकंदर ने 2 राज्य बसाए थे। पहला बुकेफल, लिख लीजिए इसको, बुकेफल, ये अपने घोड़े की याद में उन्होंने नगर बसाया था। और दूसरा था निकैया। क्या? निकैया। निकैया उन्होंने विजय के उपलक्ष्य में लिखवाया था। ठीक है, मृत्यु की बातें बताते हैं। सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन कहाँ है? इराक में। बेबीलोन इराक में है, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। लगभग 323 ईसा पूर्व के आसपास बताते हैं। सन नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, लेकिन आपको सन जानकारी के लिए बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि इसके इर्द गिर्द था, ताकि आपको अगर कभी परीक्षा में या जानकारी बस कोई पूछता है तो आपको इतना जानकारी रहे कि 323 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। तो आज दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक की थी। एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद क्लास का समापन करते हैं। तो विदेशी आक्रमण के बारे में आपको बताते हैं। पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था ईरानियों का हुआ था, 6ठी सदी ईसा पूर्व में बताते हैं, 516 बीसी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास। सन की जानकारी बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं बता सकते, कितना ज़्यादा ज़रूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उतना ही ज़रूरी है जो परीक्षा में पूछा जाए। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में ईरानियों का आक्रमण हुआ था। शासक कौन था जिसने आक्रमण किया था? उसका नाम था डेरियस प्रथम, दारा प्रथम या दारावयहू प्रथम के नाम से उसको जानते थे। ठीक है दोस्तों, उसने सिंध प्रांत को जीता। सिंध प्रांत को जीत के उसने अपने राज्य का 20वां प्रांत बना लिया, सिंध को। खरोष्टी लिपि उस समय पश्चिमोत्तर भारत में बहुत प्रचलित थी, जिसके आगमन के परिणाम स्वरूप अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई। ठीक है, और दूसरा आक्रमण जो हुआ था यूनानियों का हुआ था। पहला ईरानी, दूसरा यूनानी। यूनानियों का आक्रमण जो हुआ था वो 4ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके राजा जो थे अलेक्जेंडर या सिकंदर नाम से उनको हम लोग जानते हैं। वो मकदूनिया के शासक या मैसिडोनिया मकदूनिया के शासक थे। और उनका पोरस से एक बहुत ही प्रचलित, बहुत चर्चित युद्ध हुआ था पोरस से। पोरस हार गए थे उस युद्ध में। झेलम नदी के किनारे वो युद्ध हुआ था, जिसको हाइडेस्फीज के युद्ध के नाम से जानते हैं। जाते जाते इन्होंने भारत में 2 प्रांत बसाए थे। एक बुकेफल, जो इनके घोड़े का नाम था, घोड़े की याद में इन्होंने बुकेफल को बसाया था, बुकेफल ध्यान से लिख लीजिएगा। और निकैया जो था, इन्होंने जीत की याद में निकैया प्रांत को बसाया था। ठीक है, बेबीलोन इराक में इनकी मृत्यु हो गई थी 323 बीसी में। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और
कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो या पढ़ाई के किसी भी तरीके से अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उचित सुधार किया जाएगा। शुरुआत करिए सर पढ़ाई। क्लास खत्म हो गया।